अभिमन्यु ने गौर किया कि उस किताब में लाइट के जादूगर और काले जादूगरों द्वारा बनाए गए ग्रुप के क्षेत्रों को एक मैप पर मार्क किया गया था। उस मैप ने अभिमन्यु को इस भूमि के दक्षिण पश्चिमी इलाकों को दिखाया। अभिमन्यु ने नक्शे के किनारे को रगड़ा। प्रोफेसर, मैप में केवल 20% भूमि दिखाई दे रही है, अन्य क्षेत्रों को क्यों छुपाया गया? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। उसका सवाल सुनकर तारा मुस्कुराई और उसने कहा, मैंने अपने गुरु से बहुत समय पहले यही सवाल पूछा था अभिमन्यु। अधिकांश स्थान उजाड़ दिए गए थे और तुम्हें एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बहुत अधिक समय लगेगा। दूसरी तरफ की भूमि अनजानी ताकत के कंट्रोल में है। वो जादूगर ग्रुप बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा इन दो भूमि के बीच कई खतरनाक अंडरग्राउंड रेस हैं। कुछ खतरनाक जीव, प्राचीन रक्त और वन राक्षस सभी वहां रहते हैं। अगर तुम वास्तव में रुचि रखते हो तो तुम्हें प्राचीन जादूगर पुस्तकें ढूंढनी होगी उन क्षेत्रों में जाकर। तारा बोलते हुए आगे बढ़ी। चलो यहीं पर रुकते हैं, तारा ने कहा। तारा ने कहीं से एक और किताब खींच ली और उसने वो किताब भी अभिमन्यु को सौंप दी। ये किताब तुम्हें एक सामान्य जादूगर बनने की आवश्यक मुख्य बातें बताएगी। इसे पढ़ो और अपने दिमाग में सभी आवश्यक जानकारी याद रखो। अभिमन्यु ने किताब पकड़ ली। ये भूरे रंग के कवर वाली एक सामान्य चमड़े की किताब थी। इसका टाइटल था द हैंड बुक ऑफ विजर्ड्स। अब से तुम सिर्फ अपने टारगेट्स पर ध्यान दो अभिमन्यु। ये बोलते हुए तारा अचानक उठ खड़ी हुई और मुस्कुराने लगी। ऐसा लगा कि अचानक उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। शायद तुम्हें जो चीजें चाहिए थी वो मैं तुम्हें दे चुकी हूं। अब अगर तुम मुझे जाने की इजाजत दोगे तो मैं अपने कमरे में वापस जाऊंगी और आराम से किताब पढ़ूंगी। तारा ने हंसते हुए अभिमन्यु से कहा, आगे बढ़ो अभिमन्यु, आगे बढ़ो। याद रखना, तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, मुसीबत में होने पर मुझसे संपर्क जरूर करना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगी, तारा ने गंभीर स्वर में कहा। अभिमन्यु तारा की बात सुनकर थोड़ा उदास हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि इस पल ने उसे किसी और की याद दिला दी हो। अभिमन्यु प्रोफेसर तारा के अभिवादन में झुक गया और प्रोफेसर तारा तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। अभिमन्यु भी चुपचाप दरवाजे की ओर चल पड़ा। अंडरग्राउंड सुरंग के अंदर भूरी दीवार से लटकी मशालों ने दालान को रोशन किया हुआ था। अभिमन्यु हॉल के नीचे चला जा रहा था। उसने पहले ही अपने नए काले कपड़े पहन लिए थे। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में नीली बत्ती चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जांच कर रहा है। करीब 10 मिनट के बाद उसने सुना कि लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। वे उसकी ओर चले आ रहे हैं और जैसे जैसे वे करीब आते गए उनकी आवाजें साफ होती गईं। भूरे कपड़ों में 2 जादूगर स्टूडेंट सामने कोने में दिखाई दिए। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन अभिमन्यु के काले कपड़ों को देखकर वे अचानक रुक गए। अभिमन्यु ने दोनों को देखा। ये एक पुरुष जादूगर स्टूडेंट और एक महिला जादूगर स्टूडेंट थी, जिन्होंने अपना सर नीचे किया हुआ था और एक तरफ खड़े हो गए थे। वे सामान्य जादूगर के रास्ते को रोकना नहीं चाहते थे। अच्छा सुनिए, जादूगर विभाग आगे है ना? अभिमन्यु ने अचानक से उनसे पूछा। हाँ आगे है, पुरुष जादूगर स्टूडेंट ने जवाब दिया। लेक्चर हॉल ठीक आगे है। क्या तुम यहां प्रोफेसर गुरुनाथ से बात करने के लिए आए हो? क्या प्रोफेसर गुरुनाथ आज पढ़ा रहे हैं? अभिमन्यु ने उनसे सवाल किया। हाँ, मुझे लगता है कि कक्षा भी शुरू हो गई है, महिला जादूगर स्टूडेंट ने उत्तर दिया। धन्यवाद, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वो मुड़ा और फिर चलने लगा। अभिमन्यु की छाया कोने के आसपास गायब होने के बाद ही 2 जादूगर स्टूडेंट्स ने राहत महसूस की। उससे पहले उनकी जान सटकी हुई थी। कक्षाओं के दौरान सामान्य जादूगरों को बाहर घूमते हुए देखना अनोखी बात है,
मुझे आशा है कि हमने उसे नाराज नहीं किया होगा। पुरुष जादूगर स्टूडेंट ने एक बार सांस छोड़ी और कहा, मैं सोच रही हूं कि क्या हमने उसे सही बात बताई है। महिला स्टूडेंट एक सेकंड के लिए झिझकी। चलो पहले हॉस्टल में वापस जाते हैं, स्कूल खाली है, आसपास बहुत से लोग नहीं हैं। हॉस्टल एरिया मुझे बहुत बेहतर महसूस करवाता है, चलो वही चलते हैं। पुरुष स्टूडेंट ने सुझाव दिया। जरूर, चलो। दोनों विपरीत दिशा की ओर चल पड़े। जादूगर विभाग का लेक्चर हॉल। अभिमन्यु ने एक बड़े हॉल में प्रवेश किया। बाईं ओर लगभग 10 समान दिखने वाली क्लास थी और उनमें से कुछ काफी शोर शराबे वाली थी। एक क्लास में उन्होंने अभी अभी पाठ समाप्त किया था। कई जादूगर स्टूडेंट कुछ फुसफुसाते हुए शोरगुल वाली क्लास से बाहर चले आ रहे थे। उनमें से कुछ वॉशरूम की ओर चले गए, जबकि अन्य वापस अपने हॉस्टल में जा रहे थे। अभिमन्यु को चलते हुए देखकर जादूगर स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज कम कर दी। उसके काले कपड़ों को देखने के बाद उन्होंने तुरंत ही बहुत सम्मान के साथ उसके सामने सिर झुकाया। तभी सफेद गाउन पहना हुआ एक पुरुष जादूगर कक्षा से बाहर चला आया। अभिमन्यु का चेहरा देखकर वो एक सेकंड के लिए झिझक गया। तुम कौन हो? उसने आश्चर्य के साथ बोला। मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं काला जादू फैकल्टी से प्रोफेसर तारा का स्टूडेंट हूं। अभिमन्यु ने विनम्रता से सिर हिलाया। मैं प्रोफेसर गुरुनाथ हूं, जादूगर विभाग से। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा। वो थोड़ा सांवला था और उसका चेहरा औसत दर्जे का था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान लग रहा था। अभिमन्यु अभिवादन के लिए थोड़ा झुका, फिर उसने कहा, प्रोफेसर गुरुनाथ, मुझे लगता है कि जो स्कूल के चारों तरफ मंत्र यूज किए गए हैं उनका रिकॉर्ड आपके पास तो जरूर होगा। क्या वो रिकॉर्ड आपके पास है? दरअसल मैं उन्हें देखना चाहता हूं। ठीक है, अगर तुम्हें रिकॉर्ड चाहिए, गुरुनाथ ने अभिमन्यु को देखते हुए बोला। गुरुदेव, मेरे पास प्रोफेसर तारा की अनुमति है। अभिमन्यु ने उनकी बात को बीच में काटते हुए बोला। बढ़िया। फिर तो मैं तुम्हें रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इसका अधिकार है। यह कहकर गुरुनाथ हंस पड़ा। धन्यवाद गुरुदेव। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। गुरुनाथ आगे की ओर बढ़ा और अभिमन्यु उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वे हॉल के एग्जिट की ओर बढ़ चले। अभिमन्यु पीछे से जिस रास्ते से आ रहा था, वहां कई जादूगर स्टूडेंट्स कोने में खड़े होकर बात कर रहे थे। आकर्षक शरीर वाली रिया क्लास से बाहर निकली तो उसने देखा कि अभिमन्यु गुरुनाथ के साथ बात कर रहा है। वो थोड़ा हैरान हो गई। ये वही आदमी है ना, रैंक 3 जादूगर स्टूडेंट, चमकीली तेज आंख, जो बगीचे में मिला था? उसने झील के किनारे देखे गए दृश्य को याद किया। वो उस समय अपने दोस्तों के साथ थी और उन्होंने झील की दूसरी तरफ एक टॉप लेवल दिमागी शक्ति के साथ एक रैंक 3 के जादूगर स्टूडेंट को देखा था। जब मैंने उसे देखा था तो मैं बहुत हैरान हो गई थी। उसने पहले ही सीमा तोड़ दी है। ये कैसे संभव है? रिया को थोड़ी हैरानी हुई और इस बारे में उसकी मिली जुली भावनाएं थीं। उसे थोड़ी जलन हुई, लेकिन साथ ही उसने अभिमन्यु को प्रशंसा भरी नजरों से देखा और अपनी क्लास की ओर चल पड़ी। अभिमन्यु गुरुनाथ के साथ चल रहा था। वे सेवा क्षेत्र के पार आ गए और एक अंधेरी सुरंग में पहुंच गए। इसके सिरे तक लाल रंग के बैरियर की एक पतली परत थी। बैरियर ने उनके आगे के इलाके का रास्ता रोक रखा था। गुरुनाथ ने सीधे बैरियर में प्रवेश किया। उसके शरीर पर एक लाल बत्ती चमकी। अभिमन्यु ने पीछा किया। उसके शरीर पर एक काली रोशनी चमकी और वो उसे भी पार कर गया। सुरंग में दीवार अभी भी भूरे रंग की ईंटों से ढकी हुई थी, लेकिन अभिमन्यु को पता था कि वो पहले से ही स्कूल के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, जहां केवल सामान्य जादूगरों को जाने की अनुमति थी। स्कूल में जादूगर स्टूडेंट्स के अधिकारों को कंट्रोल करने वाले सख्त नियम बनाए गए थे। अभिमन्यु ने जादुई किताब पढ़ी थी। उसे पता था कि इस क्षेत्र में एक बड़ी अंडरग्राउंड सुरंग योजना चल रही है, जहां तक केवल जादूगर ही पहुंच सकते थे।
उन सुरंगों में से कुछ सीधे जमीन की सतह तक जाती थी। यह एक कारण था कि जादूगर स्टूडेंट्स ने पब्लिक एरिया के आसपास किसी जादूगर को नहीं देखा था, क्योंकि वो सुरंग के रास्ते से जाते थे। जादूगर ज्यादातर उसी क्षेत्र में हुआ करते थे जो उनके लिए रिजर्व करके रखी गई है। मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि हमने जादुई काली पीठ के खिलाफ हाल के युद्ध में कई जादूगरों को खो दिया है। इसलिए इस समय क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे तुम्हें। दल क्षेत्र एक औसत शहर के आकार का है, लेकिन फिलहाल यहां केवल 40 जादूगर बचे हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर समय वैसे भी रिसर्च करने में बिताया है। गुरुनाथ ने सिर हिलाया। मैं वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो बस अभी अभी एक जादूगर बनाऊं। अभिमन्यु थोड़ा हंसते हुए बोला। क्या सच में? गुरुनाथ ने अपना सिर घुमाया और अभिमन्यु की ओर देखा। अमेजिंग, तुम्हारी दिमागी शक्ति लगभग कमाल की हो गई है। मुझे लगा कि तुम एक बूढ़े आदमी हो जो युवा दिखते हो। प्रोफेसर गुरुनाथ हंसते हुए बोला। शायद आपका मतलब है गैसीफाइड दिमागी शक्ति? यह कहते हुए अभिमन्यु थोड़ा उलझन में लग रहा था। इसके बारे में जादुई किताब में तो मैंने कहीं उल्लेख नहीं पढ़ा। हाँ, यह एक सामान्य शब्द है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। मंत्र मॉडल बनाने के लिए दिमागी शक्ति मजबूत होती है जो तुम्हारा टैलेंट स्पेल बन सकता है। हालांकि यह केवल पहली बार होता है जब तुम सीमा को तोड़ते हो। अगर तुम एक जादूगर के तौर पर रैंक हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना होगा और एक निजी दिमागी शक्ति मॉडल बनाना होगा। मुझे लगता है कि तुम इसे पहले से ही जानते हो। आगे बढ़ने से पहले गुरुनाथ एक सेकंड के लिए रुक गए। दूसरी बार जब तुम मॉडल को मजबूत बनाने की कोशिश करते हो तो तुम खरोंच से शुरू करते हो। तुम्हें खरोंची आएंगी। यह पहली बार की तुलना में बहुत ज्यादा कठिन होता है। इसमें तुम्हें वो सारी चीजें पता चलेंगी कि कैसे जन्म के समय जादूगर की टॉप दिमागी शक्ति उसके पास उतनी नहीं होती। दूसरी बात यह, बाद में तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम्हें तीसरे लेवल, चौथे लेवल और फिर 5वें लेवल तक पहुंचने की आवश्यकता है। तुम्हें हर बार खरोंच से शुरू करना होगा। इसके अलावा इसकी खराब बात यह है कि इसे पूरा करने में बहुत समय जाया होता है। लेकिन आपने तो अभी अभी कहा था कि मेरी दिमागी शक्ति लगभग गैसीफाइड है, अभिमन्यु ने सोचते हुए कहा। हाँ, मुझे लगा था कि शायद तुम इसे पहले से जानते हो। एक गैसीफाइड दिमागी शक्ति बहुत खास होता है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। गुरुनाथ ने अभिमन्यु को देखा। वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि अभिमन्यु को गैसीफाइड दिमागी शक्ति पर कोई पूर्व ज्ञान नहीं था। तुमने अभी अभी सीमा को तोड़ा है, ऐसा तुमने बताया। फिर भी तुम्हें पहले से ही एक अलग से लाभ के रूप में दिमागी शक्ति प्राप्त हो चुकी है। ये कैसे किया तुमने? मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। गुरुनाथ ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए बोला। देखो, जादू का कोई शॉर्टकट नहीं है और लो रैंकिंग की दवाएं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये पवित्रता को केवल नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगी। तुम्हें इसे धीरे धीरे अपने अंदर जमा करना होगा। साथ ही कभी भी बिना जरूरत के लड़ाई मत करो और ना ही कोई रिसोर्स यूं ही बर्बाद करो, वरना इन पड़ावों के बीच तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। ज्यादातर जादूगर अपने टैलेंट मंत्रों पर भरोसा करते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें लड़ने के लिए किराए पर रखते हैं या फिर लागत कम करने के लिए कुछ विशेष वस्तुओं को तैयार करते हैं। गुरुनाथ ने धीरे से समझाया। मैंने देखा है, लेकिन प्रोफेसर तारा ने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। अगली बार जब मैं उन्हें देखूंगा तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा, अभिमन्यु बोला। अच्छा, ऐसा है क्या? गुरुनाथ ने हैरान होते हुए बोला। यह तुम्हारे प्रोफेसर की गलती नहीं है। तुम्हें इन सभी को समझने में समय लगेगा। यह बहुत मुश्किल है अभिमन्यु। हम जादूगरों की रैंक जो होती है ना, उसे मंत्र लेवल की जांच करके निर्धारित किया जाता है। कुछ मंत्र मॉडल बहुत शक्तिशाली होते हैं, उन्हें मार देते हैं। उनका सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, और उसका इस्तेमाल करने के लिए जो चीज जरूरी है वो है बस सामान्य ज्ञान।
तुम्हें इन्हें जल्दी से समझना होगा। अगर तुम देर करोगे तो मुश्किल में पड़ सकते हो। गुरुनाथ ने चलते हुए उत्तर दिया। प्रोफेसर, आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु ने गुरुनाथ की दया की सराहना की। तो किताब में जो लिखा है उसके आधार पर हमारे स्कूल में कई टॉप रैंक वाले जादूगर हैं, है ना? अभिमन्यु ने कुछ सोचते हुए पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है टॉप रैंक वाले जादूगर से? हमारे लिए रैंक 3 के जादूगर टॉप रैंक वाले जादूगर हैं और रैंक 3 के जादूगरों के लिए रैंक 5 के जादूगर टॉप रैंक वाले जादूगर हैं। यह सब एक विचार है बस। ऐसा लग रहा था कि गुरुनाथ अभिमन्यु के साथ बातचीत करने का आनंद ले रहे थे और जानकारी देने के लिए तैयार थे। प्रोफेसर तारा सहित स्कूल के और टीचर्स सभी रैंक 1 के जादूगर हैं, लेकिन उनकी रियल पावर बिल्कुल ही अलग होती है। उनका औसत जीवन लगभग 300 वर्ष का है। दूसरे दिमागी शक्ति मॉडल को सफलतापूर्वक मजबूत करना कितना कठिन है तुम इसी बात से समझ जाओ। अभिमन्यु ने हैरान होते हुए बोला, बेहद कठिन लगता है ये तो। गुरुनाथ ने आगे कहा, यदि तुम 40 वर्षों में कोई रैंक हासिल करते हो तो तुम स्कूल में एक टॉप लेवल के जादूगर बन जाओगे। तारा और दिमागी पाठक स्कूल के 2 सबसे मजबूत जादूगर हैं। वे सारे मंत्र जानते हैं और उनके पास है कई छिपी हुई ताकत। हालांकि वे रैंक 2 के करीब भी नहीं है। मुझे लगता है कि स्कूल का अध्यक्ष ही भविष्य में रैंक 2 तक पहुंच पाएगा, गुरुनाथ ने बताया। जी, मैंने रैंक 7 के जादूगरों के बारे में भी किताब में पढ़ा था, अभिमन्यु ने कहा। गुरुनाथ के शब्दों ने अभिमन्यु को हैरान कर दिया था। अब ये तो अलग बात है, पहले की तुलना में कम रिसोर्सेज बचे हैं। तुम्हें शायद किसी बेतरतीब गुफा में रैंक 3 और रैंक 4 के जादूगर मिल जाएंगे, लेकिन रैंक 7, क्या तुमने कभी कोई फैंटेसी नॉवेल पढ़ी है? वे किताबों के महान नायकों की तरह होती है, ये असलियत नहीं होती मेरे बच्चे, गुरुनाथ ने अभिमन्यु को समझाया। अभिमन्यु हैरानी से गुरुनाथ को देख रहा था। वो सोच रहा था कि कालचक्र विद्यापीठ के जादूगर प्रोफेसर कितने जानकार हैं। पहले तो प्रोफेसर तारा और अब गुरुनाथ। क्या अभिमन्यु गुरुनाथ के साथ जादू की कोई नई कला सीख पाएगा? क्या अभिमन्यु गुरुनाथ की मदद से अपना रैंक बढ़ा पाएगा? अभिमन्यु ने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करते हुए तुरंत कहा, जब मैंने रैंक चार्ट पढ़ा था ना, तो मैंने सोचा था कि रैंक 2 और रैंक 3 के जादूगर बहुत आम होते होंगे। तो मुझे लगा कि जादुई कालीपीठ, मनोरथ साम्राज्य और अन्य जादूगर ग्रुप हमारे जैसे ही होंगे। उनके पास केवल रैंक 1 के जादूगर हैं। गुरुनाथ और अभिमन्यु कमरे के अंदर चले गए। वहां अंधेरा था और दीवारें शीशे की तरह लग रही थीं, जिसमें वो अपने आप को देख सकते थे। तो मुझे तारीख और समय बताओ मंत्रों के प्रयोग का, गुरुनाथ ने पूछा। मुझे 3 दिन पहले के रिकॉर्ड चाहिए जब मैं स्कूल लौटा। मेरे ख्याल से मुझे 3 दिन पहले के रिकॉर्ड चाहिए होंगे। जब मैं स्कूल लौटा तो लगभग ये मामला 16 दिन पहले का लगता है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। गुरुनाथ ने सिर हिलाया और अपनी उंगली से शीशे की ओर इशारा किया। लाल बत्ती की एक किरण उसकी उंगली के सिरे से निकली और आईने के अंदर डूब गई। दीवारों से आ रही रोशनी से पूरा कमरा तुरंत जगमगा उठा और अभिमन्यु को शीशों से अजीब सी तेज आवाज सुनाई देने लगी। स्कूल के बाहर का एरिया शीशों के भीतर से दिखाई दे रहा था। मैला खंडहर, डूबता सूरज और मास्टर कालकाविश अपनी चोंच से अपने पंख साफ कर रहे थे। अभिमन्यु, मुझे बताओ कि तुम वास्तव में ढूंढ क्या रहे हो, गुरुनाथ ने पूछा। देखिए प्रोफेसर, 3 जादूगर स्टूडेंट्स थे, ऋषि, अंश और एक लड़की भी थी उनके साथ, जिसका नाम शायद भूमिका था। मुझे लगता है कि वे उसी समय स्कूल लौट आए थे। क्या आप उनकी जानकारी ढूंढकर मुझे बता सकते हैं? मुझे सभी जादूगर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की आवश्यकता है जो वापस लौटे हैं हाल फिलहाल में, अभिमन्यु ने जवाब दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुनाथ की उंगली एक झिलमिलाहट के साथ ऊपर उठी। छवि तेजी से बदलने लगी। फिलहाल आधी रात हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी सुबह की तस्वीरें दिखा रहा था। चंद्रमा की सफेद रोशनी खाली जमीन पर पड़ रही थी
और ग्रे कपड़े पहने 3 लोग कुछ मिनट बाद आईने में दिखाई दिए। क्या तुम इन्हीं तीनों को ढूंढ रहे हो? अरे हाँ, मैं इन्हीं तीनों को ढूंढ रहा हूं। अभिमन्यु ने अपनी आंखें नीची कर ली। मतलब कि तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया तुम्हें, है ना? गुरुनाथ पीछे घूमे और उन्होंने अभिमन्यु से पूछा, क्या आप कृपया करके मुझे इनकी जानकारी दिखा सकते हैं? मुझे लगता है कि दरवाजे के प्रवेश द्वार पर जादूगर स्टूडेंट्स की पहचान की जांच होती है। मैं सही कह रहा हूं ना? अभिमन्यु ने कहा। बेशक, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने तुम्हें परेशान किया होगा। अगले ही पल गुरुनाथ ने ताली बजाई। आईने में वो छवि गायब हो गई। वहां पर कुछ लिखा हुआ सामने दिखाई देने लगा, जिसे अभिमन्यु ने तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। भूमिका 19 साल, रैंक 3 की जादूगर स्टूडेंट। छाया फैकल्टी से जादूगर चितरंजन की स्टूडेंट। ऋषि 20 साल, रैंक 3 का जादूगर स्टूडेंट। छाया फैकल्टी से जादूगर चितरंजन का स्टूडेंट। अंश 19 साल, रैंक 2 का जादूगर स्टूडेंट। छाया फैकल्टी से जादूगर चितरंजन का ही स्टूडेंट। उस आईने में सारी जानकारी दिखाई दे रही थी। चितरंजन वो कायर, अब तो ये मुश्किल में है। ये तो गया, गुरुनाथ ने नफरत भरे टोन में कहा। मदद के लिए आपका धन्यवाद प्रोफेसर गुरुनाथ। अभिमन्यु धन्यवाद देने के लिए थोड़ा झुका, फिर उसने कहा, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम भी है, इसलिए अब मुझे जाना होगा, लेकिन आपने मेरी इतनी मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, प्रोफेसर तारा ने पहले भी कई बार मेरी मदद की है, उनको मेरा धन्यवाद बोलना। यह कहकर गुरुनाथ मुस्कुराए। गुरुनाथ के शीशे के कमरे से बाहर निकलने के बाद अभिमन्यु ने मुख्य एरिया को छोड़ दिया। उसने स्कूल के साथ अग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं किए थे, इसलिए वो बहुत अधिक समय तक इस एरिया में नहीं रह सका। उनकी पहुंच तारा की जादुई निगरानी द्वारा की जा रही थी, नहीं तो वो उन रुकावटों को पार नहीं कर पाता। इस समय वो केवल उन 3 जादूगर स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहा था जिन्होंने उसे तंग किया था। अभिमन्यु के पास अब स्कूल की मेंबरशिप नहीं थी, वो सिर्फ तारा का एक स्टूडेंट था। स्कूल उसकी मदद तभी करेगा जब वो अग्रीमेंट पर सिग्नेचर करेगा। फिलहाल वो चितरंजन के कार्यालय नहीं जा सकता था और उन 3 स्टूडेंट्स की मांग नहीं कर सकता था। उन तीनों में से पहले से ही 2 रैंक 3 के स्टूडेंट्स थे और स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। जादूगरों और उनके स्टूडेंट्स ने आमतौर पर गहरे रिश्ते नहीं बनाए थे। जादूगर स्टूडेंट्स अपने टीचर से सही दामों पर अनोखी वस्तुएं खरीद सकते थे। अभिमन्यु ने अपने कमरे में लौटने के बाद अपना सारा सामान 2 डिब्बों में डाला और मन में सोचा, मुझे शायद 2 जादूगर स्टूडेंट्स को काम पर रखना चाहिए। अभिमन्यु को फर्श पर यात्रा से जुड़ी 2 डिटेल्स दिखाई दी। वो बड़ा हैरान था। उसी वक्त किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर अभिमन्यु ने देखा कि 2 पुरुष जादूगर स्टूडेंट्स बाहर खड़े थे। नमस्ते मास्टर अभिमन्यु, मेरा नाम जय है। जादूगर जय ने एक पीले रंग की वस्तु को अभिमन्यु को सौंपकर कहा, यह मेरा दोस्त जादूगर देव है। जय ने उस वस्तु को अभिमन्यु को देते हुए बोला, ये टेलीस्कोप प्रोफेसर तारा ने आपके लिए खास तौर पर तैयार किया है। अभिमन्यु ने झपट कर दूरबीन पकड़ ली। वो जानता था कि यह दूरबीन कितने काम की है। मास्टर अभिमन्यु, इसके अलावा माधव ने अपना अभिवादन भेजा है आपके लिए। उसने आपको स्कूल के आसपास देखा था। मुझे आश्चर्य है कि वो आज भी आपको याद करता है, जय ने हल्के स्वर में कहा। माधव? अभिमन्यु इस मजबूत आदमी को जानता था। वो एक जादूगर स्टूडेंट बन गया था। जब वो एक जादूगर स्टूडेंट बना था तो उसने अभिमन्यु को अंडरग्राउंड सुरंग का रास्ता दिखाया था। हाँ माधव, कहाँ है वो आजकल? मुझे लगता है कि वो पहले ही रैंक 3 पर पहुंच गया होगा। अभिमन्यु ने उन दोनों की ओर देखते हुए बोला। वे एक मिशन के लिए बाहर गए हैं अभिमन्यु, वो कुछ समय पहले ही चले गए थे, देव ने तुरंत उत्तर दिया। माधव सीमा को तोड़ने में विफल रहे, अफसोस की बात है, इसलिए वो आंसू के पानी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, देव ने थोड़ा उदास होकर कहा। अच्छा, इसलिए अधिकांश रैंक 3 के जादूगर स्टूडेंट मटेरियल की तलाश करते हैं। अभिमन्यु रैंक 3 पर पहुंचने के बाद भी कुछ समय के लिए मटेरियल इकट्ठा करने के लिए बाहर गया था।
जय ने फिर से कहा, मास्टर अभिमन्यु, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल विश्वराज ने पूछा है कि क्या आप स्कूल के साथ अग्रीमेंट पर सिग्नेचर करना चाहते हैं? यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया बात करें। दवाई विभाग में उसके लिए यदि आप इस पर सिग्नेचर नहीं करना चाहते तो कृपया 5 दिनों के भीतर स्कूल छोड़ दें। साथ ही अग्रीमेंट के बिना स्कूल में आपके अधिकार लिमिटेड ही रहेंगे। जय ने धीरे धीरे अभिमन्यु को सारी बातें बता दी थीं। अभिमन्यु ने पहले ही स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। अभिमन्यु, जादूगर चितरंजन आपसे बगीचे में मिलना चाहते हैं, अगर आपके पास समय हो तो। देव ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कृपया वाइस प्रिंसिपल विश्वराज को बताएं कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अभी भी प्रोफेसर तारा का स्टूडेंट हूं। साथ ही मैं अपने और चितरंजन के बीच जो मामला चल रहा है ना, उसे सुलझा लूंगा, उसके बाद ही मैं स्कूल छोड़ूंगा। अभिमन्यु जानता था कि स्कूल में मैनेजमेंट टीम शायद चितरंजन की मदद करेगी अगर अभिमन्यु ने अग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं किया तो। वो इस कारण को समझ सकता था। ठीक है अभिमन्यु, हम उन्हें बता देंगे। दोनों जादूगर स्टूडेंट अगले ही पल वहां से निकल गए। अभिमन्यु ने दरवाजा बंद कर दिया और हॉस्टल छोड़कर वो हॉल से होते हुए बगीचे के एरिया में जाने लगा। सुनहरी क्रिस्टल ने झील में सफेद रोशनी को चारों ओर बिखेर रखा था और पूरा बगीचा जगमगा रहा था। झील के किनारे एक लंबी कुर्सी के पास काले कपड़े पहने 2 जादूगर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। वे बिना कुछ कहे वहीं खड़े रहे। सामान्य जादूगरों को जादूगर स्टूडेंट से डर लगता था, इसलिए आसपास के अधिकांश लोगों ने दोनों से दूर रहने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद काले कपड़े में एक और आदमी झाड़ी से बाहर निकला। 2 जादूगर उसके पास पहुंचे और अपने काले हुड उतार दिए। सामने एक सफेद गंदे बालों वाला एक बूढ़ा सा आदमी था और उसके पीछे एक जवान खूबसूरत महिला। उसकी बाईं आंख काले रंग के आई पैच से ढकी हुई थी। मास्टर अभिमन्यु, तुम तो एक जवान युवक हो, फिर तुम इतने स्लो क्यों हो? उस बूढ़े ने हंसते हुए पूछा। अभिमन्यु ने अपना हुड उतारा और अगले ही पल उसके सफेद बाल दिखाई देने लगे। आप जादूगर चितरंजन है ना? यह कहकर अभिमन्यु मुस्कुराया। चितरंजन ने हां में सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हें और अपने 3 स्टूडेंट्स के बीच जो लड़ाई हुई थी उस पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस मामले को शांति से सुलझा सकते हो। उन्होंने तुम्हें नाराज किया क्योंकि उस समय उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अच्छा, तो मैं आपकी बात समझ गया। आप मुझे मुआवजा नहीं देना चाहते हैं, यही बात है ना? अभिमन्यु ये बात बहुत सोच समझकर बोल रहा था, क्योंकि उसके पास जादुई पत्थर अब कम बचे थे। वो जानता था कि चितरंजन उसे कुछ मूल्यवान चीज दे सकता है। वो सोच रहा था कि अगर चितरंजन उसे कुछ कीमती चीज दे दे तो वो उन जादूगर स्टूडेंट्स को माफ कर सकता है। क्या कहते हो, 1000 जादुई पत्थर कैसा रहेगा? क्या इतने में बात बन जाएगी? चितरंजन ने अभिमन्यु को एक उंगली दिखाई। अभिमन्यु थोड़ा हैरान हुआ और उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। अगले ही पल अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा, 1000 जादुई पत्थर? ठीक है, शायद ये सौदा तुम्हारे लायक नहीं है। 2000 के बारे में क्या सोचते हो? चितरंजन ने अभिमन्यु के भाव को बदलते हुए देखा, इसलिए उसने राशि बढ़ाने का फैसला किया और कहा, यदि तुम उन्हें चोट ना पहुंचाने का वादा करते हो तो तुम हमारे दोस्त बन जाओगे। इसके अलावा तुम 2000 जादुई पत्थरों के साथ बहुत से अनोखे मटेरियल भी खरीद सकते हो। मैं इसे तुरंत अभी दे सकता हूं तुम्हें। अभिमन्यु के माथे पर बल पड़ गया। वो उनसे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करना चाहता था, बल्कि सोच रहा था कि चितरंजन उन जादूगर स्टूडेंट्स की रक्षा करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि चितरंजन अभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो कोई जादूगर स्टूडेंट हो। वो जानता था कि अभिमन्यु विदेश से है और उसका कोई लोकल बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए उसने अभिमन्यु को जादुई पत्थर का मुआवजा देकर लड़ाई को हल करने का फैसला किया। तो क्या सोचते हो तुम? चितरंजन ने पूछना जारी रखा। देखो अभिमन्यु,
रैंक 3 के जादूगर स्टूडेंट स्कूल का भविष्य हैं। उन्हें मरते देखना बहुत दर्दनाक होगा। चितरंजन थोड़ा रुकते हुए बोला। अभिमन्यु ने एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन वो चितरंजन की ओर देख रहा था। मामला काफी पेचीदा था। चितरंजन ने कई कारण बताए, लेकिन निराश होकर आखिरकार वो रुक गया। मास्टर अभिमन्यु, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही चीजें साफ कर दी हैं। क्या तुम्हें वास्तव में उन सभी को मारना है? वे मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं, एक बार सोचो जरा। चितरंजन की आवाज का भाव बदल चुका था। देखिए चितरंजन, उन तीनों ने गलती की है और उनकी गलती का भुगतान तो करना पड़ेगा। अभिमन्यु ने शांति से जवाब दिया। देखिए चितरंजन, मुझे मालूम है कि वो तीनों यहां आसपास ही हैं। आप उन्हें बाहर बुलाइए। अगले ही पल अभिमन्यु ने गुस्से में बोला, भूमिका, मनुष्य, अंश, यहाँ! चितरंजन जोर से चिल्लाया। ग्रे रंग के कपड़े पहने तीनों जादूगर स्टूडेंट्स धीरे धीरे झाड़ी से बाहर निकले। तीनों बहुत डरे हुए लग रहे थे। मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? चितरंजन ने गंभीर स्वर में कहा। यह मुझे तय करने दो कि मैं इनके साथ क्या करना चाहता हूं। यह कहते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। क्या तुम इन तीनों को माफ नहीं कर सकते? चितरंजन थोड़ा रुक कर कहता है। तीनों जादूगर भी बड़े हैरान खड़े थे। वे जानते थे कि तारा अभिमन्यु के साथ थी और उसे नाराज करना ठीक नहीं होगा। 5000 जादुई पत्थर। तुम अब क्या कहते हो अभिमन्यु? कम से कम उसे तो रहने दो, अंश मेरा पोता है। चितरंजन किसी भी कीमत पर अभिमन्यु को अपनी तरफ करना चाह रहा था। अभिमन्यु ने सोचा कि वो सिर्फ एक सामान्य जादूगर है और उसे दुश्मन नहीं बनाने चाहिए। चितरंजन, मुझे एक हाथ चाहिए। मैं उनका सिर्फ एक हाथ काटूंगा। बोलो, मंजूर है? अभिमन्यु ने समझौता करने का फैसला किया। एक हाथ? बेशक, ठीक है, एक हाथ काट लो तुम। चितरंजन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपना फैसला सुना दिया। अभिमन्यु ने उन तीनों जादूगर स्टूडेंट्स को देखा। उसने हाथ हवा में उठाया और कहीं से चांदी का खंजर दिखाई देने लगा। सजा तो तुम लोगों को जरूर मिलेगी, बस थोड़ा इंतजार। अभिमन्यु ने शांत स्वर में कहा। जादूगर स्टूडेंट्स ने अपना सर नीचे कर लिया। आप सही कह रहे हैं अभिमन्यु, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रैंक 2 के जादूगर अंश ने धीमी आवाज में जवाब दिया। एक चांदी की चमक उनके बाएं हाथों से होकर गुजरी, जो बाद में अभिमन्यु के हाथ में वापस लौट आई। वे तीनों एक साथ चिल्लाए और अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। उनके बाएं हाथों को जहां से काटा गया था वहां से खून निकलने लगा और उनके पैरों के नीचे की घास खून से भीग गई। अभिमन्यु ने अपनी उंगली से उनकी ओर इशारा किया। हरी बत्ती की 3 गेंदों ने उनके घाव को ढक दिया और ऐसा करने के बाद उनका बहता खून रुक गया। अभिमन्यु ने उनके बहते खून को रोकने के लिए उपचार जल दिया। अभिमन्यु के हल्के स्वर में बोलने से पहले 1 सेकंड के लिए तीनों ने उसे देखा। सुनो चितरंजन, जादुई पत्थर भी अपने पास रखो, अब मैं चलता हूं। धन्यवाद अभिमन्यु। चितरंजन ने फिर से अपना सिर हिलाया। वो आभारी था कि अभिमन्यु ने उसके तीनों स्टूडेंट्स को मारा नहीं और साथ में जादुई पत्थर भी नहीं लिया। 14 दिनों बाद सुबह का समय था। काल चक्र विद्यापीठ के ऊपर खंडहर में एक हरी भरी गाड़ी धीरे धीरे पुल से निकलकर जंगल में जा रही थी। गाड़ी के अंदर भूमिका और अंश एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए थे, जबकि ऋषि कोने में था। भूमिका ने खिड़की से बाहर देखा। वो अभी भी अपने लापता हाथ से लगातार आने वाले भयानक दर्द को महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थी। वो अभिमन्यु को खत्म कर देना चाहती थी। क्या अभिमन्यु काल चक्र विद्यापीठ से बाहर चला जाएगा? क्या भूमिका अभिमन्यु से बदला ले पाएगी? अभिमन्यु, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें सजा देकर रहूंगी। वो धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। चलो भूमिका, वो एक खतरनाक और जालिम सामान्य जादूगर है, हम उसके करीब कहीं नहीं हैं। ये कहते हुए अंश ने अपना सर हिलाया। ये सिर्फ एक हाथ है,
हम कुछ विशेष दवाई खरीद सकते हैं और इसे फिर से जोड़ सकते हैं, ऋषि ने कहा। सीमा तोड़ने के बाद मैं इस कमीने को मार डालूंगी। हमें इस काम को साथ मिलकर अंजाम देना होगा, भूमिका ने दर्द के साथ बोला। मुझे लगता है कि इस बार वापस आने के बाद मैं सीमा तोड़ सकती हूं। मेरे परिवार ने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है। मेरी प्रतिभा का लेवल 3 है, इसलिए यह आसान होना चाहिए मेरे लिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूं जो हमें बता सकता है कि यह अभिमन्यु आया कहां से है, फिर मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। भूमिका ने दर्द में ऋषि और अंश को देखा। उसी वक्त एक कौवा उनकी गाड़ी के ऊपर से उड़ रहा था। वो पेड़ के बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर उड़ रहा था। पहाड़ी की चोटी पर शिकार सूट पहने अभिमन्यु चुपचाप खड़ा था। उसके सफेद बाल उसके भूरे बालों के साथ मिले हुए थे। उसने आ रही गाड़ी को देखा और अपनी थैली से एक दूरबीन निकाली। ये वही दूरबीन था जो तारा ने उसे दिया था। उसने बगल के दरवाजे को खोलकर खींचा। उसके अंदर एक पीला नोट था। अभिमन्यु ने नोट खोला। मरते हुए लोग झूठ नहीं बोलते। अभिमन्यु ने नोट को मोड़ लिया और अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया। वो मुस्कुराया। अभिमन्यु ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके हाथ में वो जो नोट था चांदी की लिक्विड की अच्छी मात्रा से ढका हुआ था और ये एक लंबे तीर में बदल गया। उसने धनुष पर यह तीर चढ़ाया और धनुष अपने हाथ में पकड़ लिया। अभिमन्यु ने उसकी डोर को पूरा खींचा। एक तीर अचानक हवा में उड़ती हुई आई और हरी गाड़ी पर जा लगी। बूम! एक लाल आग का गोला गाड़ी पर फट गया। अंदर के घोड़े और जादूगर के स्टूडेंट्स सभी के टुकड़े टुकड़े हो गए। जमीन पर केवल मानव मांस के टुकड़े ही बचे थे। अभिमन्यु ने अपना लंबा धनुष नीचे किया और 1 सेकंड के लिए जले हुए निशान को देखा। जंगल से गायब होते ही वो पीछे की तरफ घुमा और पहाड़ी से नीचे कूद गया। 10 दिन बाद शाम को 2 काले घोड़ों द्वारा खींची गई एक भूरे रंग की 4 पहिया गाड़ी धीरे धीरे चंद्रगिरी शहर के बाहरी क्षेत्र को सौंपे गए सैनिकों के पास पहुंची। प्रवेश द्वार के पास के टावरों पर जलती हुई मशालें थी, जिस वजह से चारों ओर रोशनी हो रही थी। सफेद चमड़े के कवच सूट पहने 2 गोल मटोल सैनिक हाथों में मशाल लिए हुए गाड़ी की तरफ जा रहे थे। कृपया हमें अपना एंट्री परमिट दिखाएं, उनमें से एक ने कहा। एक मजबूत हाथ ने गाड़ी की खिड़की खोली। अंदर एक युवक बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सैनिक उसके भूरे और सफेद बाल देख सकते थे। परमिट? कौन सा परमिट? उस आदमी ने गहरे स्वर में पूछा। सॉरी मास्टर, खुद मालिक आदि शंकर की ओर से आदेश आया है। प्लेग को रोकने के लिए सिपाही ने युवक का चेहरा देखकर अचानक बोलना बंद कर दिया। उसके हाव भाव काफी हैरान परेशान लग रहे थे। क्या आप मास्टर अभिमन्यु हैं? गार्ड ने हैरान होते हुए बोला। हाँ, मैं हूं। क्या तुम मुझे नहीं जानते? अभिमन्यु के माथे पर बल पड़ गए। मिस्टर आरव ने आपकी तस्वीरें सभी गार्ड्स को भेजी थी और हमें आपका चेहरा याद रखने के लिए कहा गया था। गाड़ी को जाने दो, ये मास्टर अभिमन्यु है, गोल मटोल सिपाही ने कहा और उसने अपना हाथ हिलाया। क्या कहा, आरव? अभिमन्यु ने अपने दाहिने हाथ से अपनी ठुड्डी को रगड़ा और खिड़की बंद कर दी। बाहर के सैनिकों ने अपना सम्मान दिखाने के लिए अपनी तलवारें एक साथ खींच ली। उन्होंने गाड़ी को शहर की ओर बढ़ते हुए देखा जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चल पड़ी। अभिमन्यु बाहर का नजारा देखते हुए अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसने आगे की सड़क को देखा और महसूस किया कि घोड़े उस दिशा में नहीं जा रहे थे जिस दिशा में वो चाहता था। उसकी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ उसकी हथेली पर हरी चमक की एक पतली परत फट गई और घोड़ों ने तुरंत दिशा बदल ली। प्रोफेसर तारा ने मुझे जो नोट दिया है उस पर जो विस्फोटक जादू है वो काफी शक्तिशाली था। इसके बिना मैं शायद उन्हें आसानी से खत्म नहीं कर सकता था। मेरी पहली वाली योजना जो थी वो मेरे पास मौजूद सभी सामग्रियों के साथ कुछ करने के लिए थी और फिर मुझे घर वापस ले जाने के लिए एक जहाज भी तो ढूंढना था।
हालांकि इस शहर को देखकर ऐसा लगता है कि यहां कुछ तो चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि शायद मुझे यहां ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिमन्यु ने अपने दाहिने हाथ के पीछे चांदी की धातु को रगड़ा। तारा ने उसे शाप से मुक्ति पाने के लिए एक विशेष वस्तु भी दी थी। हीरे के आकार के चांदी के धातु के टुकड़े पर मुश्किल पैटर्न लिखे हुए थे, जो उसके हाथ के पिछले हिस्से पर थोड़ा अजीब लग रहा था। जब वो लगभग 17-18 साल का था, तब वो इस जादुई दुनिया में आया था और लगभग 4 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वो आखिरकार एक सामान्य जादूगर बन गया। अधिकांश प्रतिभाशाली जादूगर स्टूडेंट्स की तुलना में अभिमन्यु की प्रगति बहुत तेज थी। आरव जैसे जादूगर कम से कम 300 वर्षों तक जीवित रह सकते थे और उनके पास अपने परिवार से मिलने के लिए काफी समय था। हालांकि समुद्र के ऊपर कोई सामग्री नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, कोई जादूगरी की किताबें नहीं थी और उसके पास व्यापार करने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। वो वहां बहुत देर तक नहीं रुक सकता था। अभिमन्यु ने अपनी पीठ को सीधा करते हुए आह भरी। उसने अचानक गाड़ी के बाहर एक पक्षी को शोर करते सुना। उसने खिड़की खोली और एक सफेद कबूतर उसके पास अंदर आ गया। कबूतर की आंखें पूरी तरह से काली थीं। वे अंधेरे से भरे 2 खाली छेदों की तरह लग रहे थे। अभिमन्यु ने कबूतर की ओर देखा। उसे कुछ याद आया। उसने कबूतर के सिर को छुआ और किसी अंधेरी धुंध से बनी एक घड़ी अचानक उसकी उंगली की नोक पर चमक उठी। कबूतर की छाती पर एक नीली बिजली की छवि चमकी। ये एक अच्छा जादू का घेरा था। लंबे समय बाद मैंने तुम्हें देखा। कबूतर की यह बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराया। तुम तो एक सामान्य जादूगर बन गए। कबूतर ने अपनी चोंच खोली और बात करने लगा। एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे तुमसे संपर्क करने के लिए ये जो सारे नियमों का पालन करना पड़ता है ना, उनसे मुझे नफरत है। तुम मेरी दूरबीन की सीमा से बाहर हो, पर मुझे ये तो करना ही था। अभिमन्यु थोड़ा परेशान होते हुए बोला। वैसे अब जब तुम यहां पर आ ही गए हो तो संभव है कि हम मिलते रहेंगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने स्कूल छोड़ दिया है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी एक जादूगर के तौर पर सुधार करने की जरूरत है। कालचक्र विद्यापीठ के सबसे अच्छे मंत्र या तो छाया मंत्र थे या काला जादू मंत्र। अभिमन्यु एक सांस में बोलते ही जा रहा था, क्योंकि वो अपने प्रिय दोस्त मानव को एक कबूतर के रूप में देखकर बहुत हैरान था और खुश भी था। क्या कहा? तुमने स्कूल छोड़ दिया? मानव एक सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर उसने अभिमन्यु से पूछा, मेरे स्कूल में कुछ विंड और फायर स्पेल मॉडल हैं और मैं तुम्हें कुछ बुनियादी मॉडल बेच सकता हूं, लेकिन मुझे उस जगह तक पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। मानव थोड़ा रुकते हुए बोला, ऐसा है क्या? अभिमन्यु ने एक सेकंड के लिए सोचा और बोला, अच्छा, क्या तुम जानते हो कि किस ग्रुप के पास सबसे बड़ा विंड एंड फायर स्पेल कलेक्शन है? जरूर मैं जानता हूं, क्रॉस द जादुई कालीपीठ। ये एक 2 देशों का मिला हुआ समूह है। 6 रिंग हाई टावर में सबसे बड़ा स्टोर है यहाँ, लेकिन इसे लाइट के जादूगर द्वारा पैसा दिया जाता है। अगर तुम सच में वहां जाना चाहते हो तो हमेशा सावधानी बरतनी होगी तुम्हें। मानव ने चेतावनी दी। 6 रिंग हाई टावर। अभिमन्यु ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं वैसे भी अपने परिवार से मिलने जा रहा हूं, लेकिन मुझे पहले अपने आसपास के जादूगरों से जांच करनी होगी। अगर उनके पास वो चीज है जो मैं चाहता हूं तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। ठीक है, पर थोड़ा सावधान रहना। कुछ लाइट के जादूगर हैं, वे बेहद खतरनाक हैं और वे काले जादूगरों को सबसे ज्यादा घिनौना समझते हैं। मानव ने एक बार फिर से सलाह दी। सुनो, मुझे अभी जाना होगा। अगर मुझे वहां कुछ मिलता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? मानव ने अपनी चोंच ऊपर की और ऊपर उड़ते हुए बोला। अभिमन्यु ने जवाब दिया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। अच्छा रुको, क्या तुम जानते हो कि प्लेग बीमारी कब तक ठीक हो जाएगी? कालचक्र के दक्षिण की ओर प्लेग फैला हुआ है। क्या कहा? प्लेग? मानव थोड़ा हैरान था। मैंने सोचा था कि तुम दवाई के माहिर हो, मेरे से ज्यादा तुम्हें पता होगा। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है।
शायद तुम्हारे स्कूल से पहले ही यहां किसी को भेजा गया है जांच करने के लिए। मानव ने अभिमन्यु को देखते हुए बोला। मेरे ख्याल से भेजा होगा, सही कह रहे हो तुम। अभिमन्यु जानता था कि मानव शायद सही था। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। ये कहकर कबूतर ने पंख फड़फड़ाए और खिड़की से बाहर उड़ गया। अभिमन्यु ने उसे देखना बंद कर दिया और चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा। वो चंद्रगिरी शहर के गेट के पास आ गया था। अभिमन्यु, आपका स्वागत है। सार्थक ने अभिमन्यु को गले लगाया और मुस्कुरा दिया। आरव, सार्थक और आदि शंकर की मुलाकात सुनहरी सजावट से भरी एक मीटिंग हॉल में हुई। लंबी मेज पर खाने के बहुत सारे व्यंजन और कई तरह के ड्रिंक्स थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभिमन्यु का वापस स्वागत करने के लिए कुछ बहुत ही खास तैयारी की है। अभिमन्यु आदि शंकर के पास गया और उसे भी गले लगाया। आदि शंकर अभी भी व्हील चेयर पर ही बैठा हुआ था। तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हो अभिमन्यु, तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो यह महल तुम्हारा दूसरा घर हो सकता है। आदि शंकर मुस्कुराया। धन्यवाद। अभिमन्यु ने अपनी पीठ सीधी की और आरव की ओर देखा। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम्हारा वापसी पर स्वागत है अभिमन्यु। आरव ने आगे बढ़कर अभिमन्यु को गले लगा लिया और कहा, याद रखना मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मुझे खुशी है कि तुम आखिरकार वापस आ गए। धन्यवाद आरव। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। अभिवादन के बाद अभिमन्यु लंबी मेज पर बैठ गया और सेविकाओं ने चांदी की प्लेटों से ढक्कन हटा दिए। उस हॉल में भोजन की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। अभिमन्यु ने कुछ खाना अपनी प्लेट में डाला। उसे याद आया कि गार्ड पोस्ट पर क्या हुआ था। आरव, मुझे एक बात बताओ कि यहां कुछ हुआ है क्या? मुझे लगा कि प्लेग शहर से बहुत दूर है। और मुझे यह भी बताओ कि आखिर तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? अभिमन्यु ने यह कहते हुए अपने ग्लास में एक नीला ड्रिंक डाला जो मिंट और मीठा था। यह ड्रिंक काफी रिफ्रेशिंग लग रहा था। आरव ने खाना खाते हुए अभिमन्यु की ओर देखा। अभिमन्यु, कई यात्री बहुत पहले शहर में प्लेग ले आए थे। 300 से अधिक नागरिक पहले से ही इन्फेक्टेड हैं और उनमें से 70 पहले ही मर चुके हैं। शहर के वैद्यों के पास इसका कोई इलाज नहीं है। सार्थक और आदि शंकर के चेहरे के भाव बदल गए। वे दोनों ही गंभीर लग रहे थे। ये तो एक बड़ी समस्या लगती है। अभिमन्यु थोड़ा हैरान था। यही बात है अभिमन्यु, इसलिए हम सोच रहे थे कि क्या तुम जानते हो कि इससे कैसे निपटना है? सार्थक ने कहा। अभिमन्यु गहरी सोच में था। उसने आगे कहा, देखो इस समय तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका इलाज तो होगा जरूर। बहुत ज्यादा चिंता मत करो। इस बात का ध्यान रखो कि जो भी शव है ना, उन्हें आप जला दो और लोगों को क्वारंटाइन करो। इस बात का ध्यान रखो कि वो एक दूसरे से कम मिले, वरना प्लेग फैलता रहेगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ समय से प्लेग चारों ओर फैल रहा था। जादूगर ग्रुप्स ने पहले ही जादूगरों को जांच के लिए दक्षिण भेज दिया था। हालांकि प्लेग अभी भी फैला जा रहा था। उन जादूगरों को शायद इसका इलाज मिल ही नहीं रहा था। इसके अलावा अभिमन्यु बहुत पहले ही एक जादूगर बन चुका था, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि उसके पास इस समस्या को हल करने का कोई उपाय होगा। अगर ये सिर्फ खून उबालने वाले छाले हैं तो मुझे भरोसा है कि यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अभिमन्यु ने फिर से कहा, मुझे आशा है कि यह बीमारी जल्दी खत्म हो जाए। आदि शंकर ने हामी भरी। अभिमन्यु महल छोड़ने के बाद अपने खरीदे हुए इलाके में लौट आया। उसके द्वारा काम पर रखे गए गार्ड्स अभी भी जिले भर में गश्त कर रहे थे। अधिकांश इलाकों की छतें लाल थीं और सड़क काली ईंटों से ढकी हुई थी। जगह खूबसूरत थी, फिर भी अजीब तरह की खामोशी थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रात का समय था। अभिमन्यु घर पहुंचा। ईशानी उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर वो पहली मंजिल पर अपने कमरे में गया। उसने कमरे को देखा जहां हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। कमरा बिल्कुल साफ था। फिर वो नहाने गया और वापस लौटा। ईशानी ने उसकी पसंद की एक हॉट चाय बनाई। एक युवा लड़की लिविंग रूम के बीच में तलवार कौशल का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसके हाथ में
चांदी की तलवार नाच रही थी। अरे, तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल ठीक हो गया है और तुम पहले से काफी बेहतर कर रही हो। अपनी प्रैक्टिस तुम इसी तरह अच्छे से करती रहना, लेकिन अपना ख्याल भी रखना। यह कहते हुए अभिमन्यु संतुष्ट लग रहा था। क्या अभिमन्यु का आदि शंकर के घर वापस लौटना उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लेकर आएगा? क्या अभिमन्यु फिर से कभी कालचक्र विद्यापीठ स्कूल लौट पाएगा?